परसेंटेज पढ़ रहे थे ना आज की सेकंड क्लास में। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की तरफ होंगे। बेसिक क्वेश्चन से परसेंटेज वो तो हमने किए थे, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स नहीं किए थे। पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और उसके बाद नए वेतन में 50% की वृद्धि की गई। फिर उस वेतन में जो लाभ परसेंट का मतलब यहाँ पर ये है उसका जो वेतन है वो कितने परसेंट बढ़ गया। अच्छा देखो, एक चीज़ आप याद रखना कि जब भी कभी इस तरीके की चीज़ें हों, सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है क्रमिक परिवर्तन। अब देखो, क्रमिक परिवर्तन हम कब करते हैं? देखो, क्रमिक परिवर्तन के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। इसमें सक्सेसिव चेंज ही अप्लाई करना है हर हाल में आपको। एक तो आप देखो, जब जनसंख्या वाले यानी पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो जनसंख्या में जो वृद्धि कमी होती है वो सक्सेसिव चेंज होती है। जैसे आप वर्तमान की जनसंख्या है, अगर 10% बढ़ेगी तो अगले साल 10% ज़्यादा हो जाएगी, फिर उससे अगले साल 10% बढ़ेगी, तो वो सक्सेसिव पैटर्न चल रहा होता है। सक्सेसिव चक्रवृद्धि ब्याज भी सक्सेसिव चेंज ही कह सकते हो आप। अच्छा, उसके अलावा जो सैलरी में अगर बात हो रही है, जैसे हर साल आपकी सैलरी
बढ़ रही हो, जो भी एक फिक्स परसेंटेज कर दिया 4% 5%, तो वो भी सक्सेसिव चेंज ही होगा। जैसे आज 100 रुपये 10% बढ़ गई, अगले साल 110 हो गई, फिर उससे अगले साल 110 में 10% बढ़ के आएगा ना। और डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य में होने वाली कमी, इन सब सवालों में हम लोग सक्सेसिव चेंज का ही यूज कर रहे होते। और बाकी ऐसे फॉर्मूले मैथ्स में जिनमें मल्टीप्लाई का यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज चल रही है ना तो भी वो सक्सेसिव चेंज में ही होगी। जैसे आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर अगर मेरे को कमरे का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जहां मल्टीप्लाई का अगर यूज हो रहा है तो उन फॉर्मूलों में भी हम कौन सा सक्सेसिव चेंज का ही। अब सक्सेसिव चेंज को पहले हम समझते हैं, ये तो बात होगी। आपने कहा कि एक बार 50% की वृद्धि, तो एक तो तरीका ये है कि आपने जैसे अगर ये मान लिया कि आपका वेतन 100 रुपये है, तो पहले आप अगर 50% बढ़ाएंगे तो 100 में 50% बढ़ा के तो 150 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 150 हो जाएगा। अब अगली बार आपसे कह रहे हैं कुछ समय के बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि होगी। नए वेतन की बात कर ली तो इसका मतलब 50% इस बार 100 में नहीं बढ़ाए, 150 में बढ़ाए, फिर इसमें 50% जोड़ देंगे। अब ऐसा मत कर देना कि 150 में 50% जोड़ के आप कहते हो अब ये 200 हो जाएगा, नहीं। अब 150 का 50% बढ़ेगा तो ये 150 का 50% तो 50 नहीं आएगा। अच्छा 150 का 50% निकालेंगे, 50% में बता ही चुका हूँ आधा होता है, 50% 1/2 ही तो होता है, तो 150 का आधा कितना होगा, 75 हो जाएगा। मतलब इस बार जो वृद्धि होगी वो बोला 50% गया, परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया, 100 के रेशियो में अगर वो बात कर रहा है तो वो परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पर तो 150 में 50% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो जो वेतन बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 75 रुपये बढ़ जाएगा, और 150 में 75 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 225। अब आपका वेतन था कितना स्टार्टिंग में, 100, और अब वो कितना गया, 200। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं 100 में कितने की वृद्धि, 125 की। अगर हमारा बेस 100 है तो उसमें जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी वो परसेंटेज में ही होगी, तो इसीलिए जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट हो जाएगी, 125। ये पहली बात है, जल्दी से आप नोट करो। तो मैं आपको पहले एक सवाल में तरीके बता देता हूँ, फिर जो तरीका सही लगेगा इस सवाल के लिए हम वही तरीका लगाएंगे। कमी होगी तो माइनस करेंगे, सेट ग्रुप में मैंने आपके सेंड कर दिए, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करना। अटेंडेंस वाली जो कॉपी है ना वो पास करते रहना पीछे की साइड में, जिससे सबकी अटेंडेंस होता है। नोट हो गया क्या? ये तो हर जगह काम में नहीं आ सकता कि आपने 100 मान लिया और आपने 50% आसानी से बढ़ा दिया। यहाँ कोई डाटा अगर गंदा सा होता आपसे बोल देता कि 16 से ही 2/3% बढ़ाना है, फिर आप बढ़ाते घटाते तो बहुत ज़्यादा आपको रिलेट करता है। नोट हो गया? जल्दी ये कर लीजिएगा। सर एक बार 100 का जैसे वेतन हमने अभी ये माना 100, फिर पहले 50% बढ़ के 150 हो गया। अब ये कह रहे हैं नया वेतन में फिर 50% बढ़ेगा, तो 150 का 50% बढ़ेगा तो 75 इंक्रीज होगा, तो इसीलिए 225 हो गया। अब ओवरऑल अगर देखें तो 100 से 225 का मतलब 125% बढ़ रहा है। वही पूछ रहा था कि वेतन का समग्र लाभ परसेंट कितना होगा, मतलब ओवरऑल कितने परसेंट होगा।
और तरीके भी देखो, इसको जान लो। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह यही तरीका लगा लेना, इनको बस केवल एक बताया था कि आप 100 मान के करना चाहें तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसमें आप ये भी तो कर सकते हैं, जैसे आप एक बात कर रही है सक्सेसिव चेंज में आप करते किस प्रकार से हैं। पहले तो आप ये बात समझो कि एक तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल के कर सकते हैं। पहले 50% बढ़ाया और फिर से दोबारा नई वैल्यू को 50% बढ़ाया, मतलब हमें 50% का इंक्रीमेंट 2 बार करना है, वो भी सक्सेसिव। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ बढ़ा दो 100%। यही चीज डिस्काउंट में भी फॉलो होती है। अगर कोई लिख दे 50% प्लस 50% और आगे लिख दे ऑफ, ऑफ का मतलब डिस्काउंट का, तो इसका मतलब तो 100% डिस्काउंट दे दिया, फ्री में मिल रहेगा वस्तु। इसका मतलब अगर आपको लगता है 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, तो फिर वो 100% डिस्काउंट मतलब फ्री की होगी वस्तु। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, पहले वो 50% का डिस्काउंट देगा। तो 100 रुपये में अगर वो 50% का डिस्काउंट दे देगा तो 50 रुपये की रहेगी ना वस्तु। 50% डिस्काउंट का मतलब होगी आप कितने की वस्तु है। अब अगला डिस्काउंट जो 50% इस 50% पे लगाएगा, तो 50 का 50% यानी 25 रुपये कम हो गया। तब भी आपको देने पड़ेंगे पैसे कितने रुपए, ऐसा नहीं है फ्री में मिल जाएगी वस्तु। चलिए ये रेशियो वाला मैं बता रहा था, जैसे 50% आप लोगों को मैंने बताया, अगर रेशियो में आप चेंज करेंगे तो ये होता है 1/8 होता है। अगर ये रेशियो में 1/2 होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। यहाँ पर दोनों बार इन्होंने कहा कि वृद्धि ही होगी। अगर दोनों बार वृद्धि हुई है तो 2 पे पहले 1 बढ़ा के देख लो कितना हो जाएगा 2 से, और उसके बाद फिर 2 पे 1 बढ़ा लो कितना हो जाएगा। अब आप जब सक्सेसिव चेंज लगा रहे हो तो इनकी मल्टीप्लाई कर ले, आपको पता लग जाता है आपका डाटा कितने गुना हो रहा है, मतलब रेशियो में चेंज होगी कहां से कहां पर। जैसे आप अगर किसी चीज को 50% बढ़ाते हैं तो 3/2 गुना ही तो करते हो। आपने 2 बार 50% बढ़ाया तो 2 बार 3/2 होगा, यानी कि ओवरऑल आप कहेंगे 9/4 हो गया। 4 से कितना हो गया, तो वही चीज हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 3 से 3 का मल्टीप्लाई, मतलब आपका जो भी सैलरी है अगर रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो अगर पहले 4 था तो अब कितना हो चुका है, तो आप बताइए वृद्धि तो हो रही है ना 5। ये चीज जो वृद्धि हुई है वही प्रॉफिट है हमारा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप ये 5 की वृद्धि जो हुई है वो कितने पर हुई है, 4। पहले तो 4 ही, परसेंटेज बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 500/4 और 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, 125। क्या चीज 4 + 5 कितना है, वहाँ पे 4 और 9 10 + 5, अरे 4 में 5 प्लस करेंगे तभी तो 9 होगा। बढ़ कितना रहा है, वृद्धि कितनी की, ये बात है। तीसरी बात, अगर आप किसी फॉर्मूले का, और वो जरूरी है भी फॉर्मूला, क्यों जरूरी उसका ये है कि अगर थोड़े कैलकुलेटिव पॉइंट वाइट में अगर सवाल पहुंचेंगे तब आपको जरूरत है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं आप ले रहा हूं, जब केवल और केवल कितनी बार चेंज हो, 2 बार। अगर 2 बार चेंज हो रहा है तब आप एग्रीगेट चेंज परसेंट यानी कि नेट चेंज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। अब ये फॉर्मूला क्या है इसको भी समझिए। देखिए नेट चेंज अगर आपका 2 बार हो रहा है तो फिर आप उसको सक्सेसिव चेंज में कैसे चेंज करेंगे। देखिए x + y, जैसे पहली बार x% बढ़ा, दूसरी बार y%, तो ये x + y तो हो ही गया, लेकिन जो पहली बार में x% बढ़ा था उसका भी तो y% अगली बार बढ़ेगा ही। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। जो आपका 100 से 150 हुआ फिर 150 में चेंज हो रहा था ना, देखिए आपने कहा कि हमने दोनों बार कितने परसेंट की वृद्धि की है, तो x की जगह पे भी 50 आएगा और y की जगह पर भी कितना आएगा, अब यहाँ प्लस था। अब आपने कहा x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का मल्टीप्लाई किससे हो गया, 50 से, और नीचे कितना आएगा, 0 तो हमारे कैंसिल हो जाएगा। देखो 50 और 50 मिला के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। अब इधर वाला पार्ट बताओ कितना आ रहा है, 5 पंजे 25, तो 100 और 25 और बढ़ गया। अगर ये सक्सेसिव चेंज नहीं होता, 50% अगर बढ़ाते 2 बार तो वो 100% बढ़ता। ये आपसे कह रहा है कि नए वेतन में 50% की वृद्धि हुई है, तो जो नया वेतन 50 बढ़ गया था उसका अगर 50% और जोड़ेंगे तो 25 और बढ़ गया। अब ये 125 आ रहा है, अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी और माइनस में आएगा तो क्या होगी, यहाँ पर तो प्लस में आया, और अगर प्लस में आया तो फिर इतना प्रॉफिट यानी कि वृद्धि हुई। आपको यही 3 चीजें याद रखनी है।
अलग अलग सवालों में आपको लगेगा ये मेथड इस सवाल के लिए बढ़िया, ये मेथड इस सवाल के लिए बढ़िया। अब ये रेशियो वाला है, ये तब बढ़िया लगता है जब आपको डाटा थोड़ा कठिन मिल जाए और उसको आप फ्रैक्शन में आसानी से बदल पा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए क्या? आपने ऊपर लिखा है क्या चीज? ऊपर लिखा है नेगेटिव। ये अगर 2 बार चेंज हो, ये मेथड तो 2 ही बार चेंज होगा तभी लगेगा ना। अब यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है x और y। पहली बार चेंज अगर x% हुआ, दूसरी बार y% हुआ, तो नेट चेंज आप ऐसे निकाल सकते हो। 2 बार भी चेंज इसमें हुआ, एक बार 50% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया। ऐसा थोड़े ना हो सकता है तीसरी बार भी कुछ ना कुछ वृद्धि कमी कर ले। नोट हो गया? चलो आगे सवाल देखते हैं। देखो सक्सेसिव चेंज पे जो भी सवाल जैसे जैसे आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ये सवाल भी देखो सक्सेसिव चेंज का ही है। पढ़ लीजिए आप इसको, आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपने 2 बार चेंज किया है। आपने कहा था कि पहले हमने 10% की वृद्धि की और उसके बाद बढ़ी हुई संख्या में 20% की क्या कर दी? कमी। तो बढ़ी हुई संख्या में कमी करना या घटी हुई संख्या में वृद्धि करना, यानी कि जो आपका चेंज करके नया डाटा है आप अगली बार उसमें चेंज कर रहे हो, तो ये सक्सेसिव चेंज। आपसे कह रहा है नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, यानी कितने परसेंट की वृद्धि ओवरऑल या कमी हुई है। तो देखो हम इसको पहले तो समझ लेते हैं मेथड से। आपने एक बार कितने परसेंट बढ़ाया? 10%। अगली बार कितने परसेंट घटाया? 20%। जो मैंने अभी मेथड बताया था ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन, आप कभी वो फॉर्मूला लिखना ही मत। आप देखो 10% बढ़ा रहे हो और 20% अगली बार क्या कर रहे हो, तो प्लस 10 और माइनस 20 का ही तो सक्सेसिव निकालना है। आप देखो करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप पहले देखो प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? पहले तो सिंबल का मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 10 का मल्टीप्लाई अगर 20 से करेंगे तो 200 आएगा। और आपको पता है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे कितना लिखते हैं हम लोग? 100 एक्स इंटू वाई अपॉन, बस आंसर हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये वाले दो। अच्छा 10 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा। और 2 एकम यानी -2। अब देखो माइनस का 10 और माइनस का 2 अगर दोनों को मिला दिया जाए तो माइनस का कितना हो गया? 12। अब इसका मतलब समझे, माइनस का मतलब क्या हो रहा है? कमी। माइनस का मतलब क्या हुआ है? और 12 आ रहा है तो इसका मतलब जो कमी हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 12% की हुई है। 12% डिक्रीज। कोई जरूरत ही नहीं है फ्रैक्शन में बदलने की, जब सीधे सीधे आंसर एक लाइन में आप ला सकते हैं। जब आप इनको बहुत बार कर चुके होंगे तो आप इनका आंसर ओरल बनाने लगो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं भाई। 10 में से 20 घटाएंगे -10 बचेगा, फिर माइनस आएगा और 10 और 20 की मल्टीप्लाई 200 होती है, 100 से डिवाइड करके 2 हो जाएगा, तो -10 और -2 मिलकर -12 हो जाएगा। क्वेश्चन मत नोट करना, देखो आपका ही उसमें लॉस है, क्योंकि आप क्वेश्चन यहाँ नोट करेंगे क्लास में बैठ के, घर पे कर लो ज़्यादा बेटर। सोल्यूशन लिख लो, अपने काम वाली सारी चीज़ों को लिख लो, लेकिन आप क्वेश्चन को नोट मत करना, क्योंकि उसे नोट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। नोट हो गया? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पहले 16% घटाया और बाद में कितने परसेंट बढ़ा दिया? 11। अब इसमें करना ही क्या है, आपको अभी तो बताया था, पहले 16% घटाया तो माइनस में ले लो। 16% अगर घटाया तो 16 किस में आएगा, फिर बाद में 11% बढ़ाया तो 11 किस में आएगा। अब आप पहले बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए। भाई आपको पता है एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 16 का गुणा किससे होगा, 11, और नीचे कितना आएगा, 100 आ गया। अब पहले इन दो को देख लो, 11 में से बेटा 16 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ गया, 5, ये भी माइनस में, कोई बात नहीं। अब हम इसको अगर माइनस में ही ले रहे हैं तो फिर 16 और 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 176 आ जाएगा। अब कभी भी जब आप नीचे 100 लिखा देखिए और आपको पता है आंसर पॉइंट पे लास्ट में देना ही देना है, तो आप एक चीज याद रखना कि 100 वाला ये है ना, इसको 4 से काट मत लेना, पहले गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 176। नीचे 100 है, 100 से भाग करते हैं तो 2 अंकों पे दशमलव लग जाता है, यानी ये हो जाएगा 1.76। अब माइनस की दोनों वैल्यू हैं तो मिला दो दोनों को एक साथ, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और लास्ट में आएगा 76, यानी कि 6.76% माइनस में जा रहा है, तो 6.76% की क्या होगी, कमी। तो आंसर होगा कौन सा वाला, एग्जामिनर देखो ये तो किसी पेपर का ही सवाल है और अभी रिसेंट का ही है 2025 का, पूरा दिमाग लगा के बैठता है। आप 16 और 11 की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 1.76 और वो पहले ही दे रखा है 1.76। कर लेंगे इस तरीके के तो क्वेश्चन आप बताइए। ये वाले क्वेश्चन अब मुझे लगता है मुझे कराने की जरूरत नहीं, आप देखो कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस, सीधे इसी मेथड को पकड़ लो। अगर इंटीजर नहीं है ये तो इससे बेस्ट मेथड ही अब की बार जो चेंज हो रहा है वो आप देखो कितनी बार, 3 बार होगा, तो समस्या तो आएगी, क्योंकि जो मेथड हमने पढ़ा है वो केवल कितनी बार के लिए, 2 बार के लिए। अब ये यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो हमारा 3 बार हो रहा है, जबकि मेथड सिर्फ 2 बार के लिए बता सकते हैं। और तीनों बार आप कह रहे हो क्या हो रहा है, वृद्धि, तो तीनों बार बढ़ेगा ही डाटा, घटेगा तो है। आइए देखिए क्या करना है। पहले आप देखो कितने परसेंट बढ़ाना था आपको, अगर मुझे 10% बढ़ाना है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा होती है 1/10, 10/100 लिखेंगे, 1/10 आ जाएगा। बढ़ाएंगे तो प्लस कर लो, 10 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 11। फिर आपने कहा 5%, देखो यहाँ पर लिख भी दिया है क्रमिक तौर पर, यानी कि सक्सेसिव चेंज ही है ये। फिर आपने कहा 5% फिर से बढ़ाया हमने, 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, अब 20 पे 1 बढ़ा देंगे तो 21 हो जाएगा ये, ठीक है। अगली बार आपने कहा 15% बढ़ाएंगे, अब अगर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3/20। 15% की अगर 3/20 है तो प्लस कर दो, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब ये सारी चीजें करने के बाद 20 में 3 जोड़ के 23 आ गया, कोई नहीं, ठीक है। आपको करनी पड़ेगी भाई मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन वॉमन आ जाए तो काट सकते हो, वरना नहीं। आप देखो लेफ्ट और राइट वाले में कुछ भी कॉमन नहीं, इधर वाले नंबर जिससे कटेंगे इधर वाले नहीं कट रहे हैं। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आसान है, 2 × 2 4 और 4 × 4, और उसके अलावा 3 क्या आएंगे 0, 3 तो 0 भी आएंगे साथ में, कोई बात। आगे वाले में आपने देखा कि 11 का मल्टीप्लाई 21 से कर लो या 23 का 21 कर लो, पहले कोई 2 ही कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आप 23 और 21 का कर लो। 21 नहीं है 63 का, और 21 दूनी 42, 42 और 6 हो जाएगा 48। अब इसका मल्टीप्लाई आपको 11 से और करना है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 8 3 11, 8 4 12 और 1 13, और 4 और 1 5, 5313। अब आप खुद ही बताओ 4000 से अगर 5313 आ रहा है तो वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वृद्धि हुई है। और सीधे सीधे पता है कि ये जो वृद्धि हुई है ये कितने की हुई है, 1313। भाई वृद्धि तो हुई है, सभी जगह वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल भी वृद्धि की 1313 की वृद्धि कितने पर हुई है, 4000 पे। लेकिन अभी ये परसेंटेज थोड़े ना है, परसेंटेज के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से। अब 100 से आपके 2 जीरो क्या हो जाएंगे, आप इस वाले डाटा को सरल कर लीजिए, 40 का 3 बार लगेगा 120, बचेगा हमारे पास कितना वहां से 11,
11 और 3 इधर का 113 हो जाएगा। 40 का 3 बार नहीं लग सकता, 40 दूनी 80, 113 बचा था, 113 ही तो बचा था, तो 33 बचा है आपके पास। और नीचे आ जाएगा फिर कितना, 40। जब आप इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 32 बार पूरा कट जाएगा। फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 33 आएगा। रिमाइंडर ऊपर लिख देते हैं और डिवाइड वाली संख्या वैसे ही लिख देते हैं। तो 32 सही 33/40% की ओवरऑल वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 32 सही। सर आपने यहाँ 5 क्या चीज, 5 मतलब आप 5 कहाँ पर मैंने 5 3 5 की इनकी मल्टीप्लाई तो करनी है। अरे ये तीनों संख्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5313 आएगा। मल्टीप्लाई का मतलब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसमें। सर आप 13 के संख्या 13 वृद्धि में वृद्धि लिखा है, तो आप बताओ कितना बढ़ रहा है यहाँ से। इसमें से इसको घटाएंगे तो पता लग जाएगा कितना बढ़ गया है ये डाटा। भाई 4000 से 5000 तो 1000 वैसे ही जाता है, 313 एक्स्ट्रा है। और पूरा अगर ये कोशिश करना चाहें, वैसे मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर आसानी से हो ही नहीं, आप लास्ट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं। लास्ट डिजिट अगर आप निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम, मतलब ये कंफर्म है कि हम लास्ट वाला डिजिट तो ढूंढ ही सकते हैं कि इस संख्या के लास्ट में कितना आएगा। और इधर वालों में 0 होता ही है, जनरली इधर 0 होगा ही होगा। आप देखो सब में 0 है ये। तो अगर इसका लास्ट डिजिट 3 है और इधर 0 है, तो जो भी वृद्धि होगी उसका लास्ट वाला डिजिट कितना होगा, 3। और आप अगर इसमें चेक करेंगे लास्ट डिजिट 3 तो एक ही में दिख रहा है मुझे, और तो किसी में नहीं दिख रहा है। देखो आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है, 0 6 की मल्टीप्लाई क्या होगी 0 और प्लस 1, यानी इसका लास्ट डिजिट कितना है 1। यहाँ भी 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0, ऊपर बचा 3, तो ये 0 और 1 आ जाएगा। और इसमें कितना 0 0, यानी कि यहाँ भी कितना 1। 3 ऑप्शन ऐसे जिनका लास्ट डिजिट 1 आ रहा है ऊपर वाले में, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में कितना आ रहा है। यहाँ तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप 23 21 21 की तो कर ही लोगे मल्टीप्लाई। बड़े नंबर अगर देखें तो एक बार ऑप्शन को चेक कर लेना, क्या पता लास्ट डिजिट से काम चल जाए। अच्छा, अगर आपको इसमें मेथड ही लगाना पड़ जाए, जैसे आपसे मैं कहूँ x + y वाला मेथड ही लगा, तो किन्हीं 2 में तो लगा सकते हैं, कोई से 2 में लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको पहले आप नोट करिए, हो गया ठीक। अब आपको अगर जैसे लग रहा है कि हम ये चलो रेशियो में नहीं बदलना चाह रहे हैं ना हमसे, तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई से भी 2 आप पहले सॉल्व करो। जैसे ये 10 और 5 को कर लो, या फिर 15 5 को कर लो, या 15 10 को, जो आपका मन करे। मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ। 10% और 5% की वृद्धि होती तो 10 + 5 और प्लस 10 × 5 और बटे में कितना आएगा। तो बेटा इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है, अगर ये आप तभी लगाए जब आपकी कैलकुलेशन में इतनी दम हो। 10 और 5 15, और 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50/100 आधा हो गया, तो 15 और आधा जोड़ देंगे तो ये 15.5 हो जाएगा, 15.5। अब इन दो का कोई मतलब नहीं, इन दो को मिला के हमने सिंगल बना दिया, कितने की वृद्धि हो गई। आपका तीसरा वाला इंक्रीमेंट कितने का है, 15 का है। तो अब आपको ये 15.5% जो इन दो को मिला के आया था, और जो तीसरा वाला है इसको इसके साथ मिला दो 15%, फिर यहाँ आएगा प्लस 15.5 और इंटू 15 और बटे में कितना आ जाएगा 100। आपको पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत है। आप एक बात बताओ, 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30.5 हो गया। इधर वाले को आप कर लो मल्टीप्लाई, 15 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे पूरा करें तो भी 225 तो वैसे ही आ रहा है। 15 × 5 75 का 5 और 15 और 15 का 225, 225 और 7 232 होता है। आपका दशमलव कहाँ पर लगेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगेगा ये। अब आप बताओ ये कितना बनना है, 30 और 2 32 पॉइंट कुछ बनना है। 32 पॉइंट कुछ बनना है, तो आप समझ लो 32 पॉइंट वाला आंसर यही आ सकता है। और इसमें 36 आ रहा है, इसमें 34 आ रहा है, इसमें आप चाहो तो पूरा पॉइंट में निकाल लो। 0.5 और 0.325 को अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 82
32.825 के बराबर आएगा। दशमलव में होता तो दशमलव में लिखते, वरना आप देखो पॉइंट 825 को जब आप हल करेंगे ना तो यही वाली संख्या आएगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 33/4। देखो पॉइंट 8, 2 और 5, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 3। 25 से काटेंगे तो नीचे 40 हो जाएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 25 या 75, 33 बटा कितना आ रहा है? 40। तो बात वही है कि अगर पॉइंट में दे रखा होता तो ये आसान लग रहा होता। फिलहाल तो 33/40.8 निकालने की जरूरत भी नहीं थी। जब 32 आपको पता लग गया तो 32 वाला एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको इसमें सक्सेसिव रूल ही लगाना है तो पहले 2 को सॉल्व कर लो, फिर जो उनका रिजल्ट आए उससे तीसरे वाले के साथ सॉल्व कर लो। नोट हो गया? हो गया नोट अभी? ये सक्सेसिव वाले आप अपने आप से कर लेना। 12% की वृद्धि हुई, फिर 23% की वृद्धि हुई, बाद में कितने परसेंट कम हो गया? 34%। करना निकटतम पूर्णांक में बताना है, एग्जैक्ट बताना भी नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा भी सकते हैं। 12% और 23% वृद्धि कितना हो जाएगा? 12 और 23 35, और फिर ये 12 दूनी 24, यानी कि लगभग 3 कम भी हो जाएगा तो 32 बचेगा। 32 माइनस 34 तो एक डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं घटेगा। 32 माइनस 34 माइनस में आएगा, और यही आएगा 9% डिक्रीज, 10% तो नहीं आएगा। चेतन के को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और उसकी वर्तमान बिक्री जो है वो कितनी है? 76,800। तो 2 साल पहले उसकी जो बिक्री होगी वो कितनी होगी? देखो पहले साल में वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है? 2%। और अगले साल में वृद्धि कितने परसेंट की? 20%। तो भाई अगर 2% की वृद्धि आप पहले साल कर रहे हो, 2% की वृद्धि अगर पहले साल होगी तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 हो जाएगा। 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। ये तो पहले साल की वृद्धि। 20% होता है 1/5, वृद्धि करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? कुछ भी अगर कॉमन लगे तो काट सकते हैं। मैंने आपसे कहा जैसे 2 से मैंने इधर वाला काट लिया 3 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार लगेंगे? अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे कितना होगा? 150। और 51 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 होगा। मतलब आपका वेतन 125 से बढ़ के 2 साल के बाद 153 हो जाएगा। 125 से बढ़कर 153 हो जाएगा। अब ये जो कह रहे हैं आप समझ रहे हैं इस बात को, ये 2 साल के गैप पर है। 2 ही साल का तो डाटा दे रखा है, एक बार 2% बढ़ाना और एक बार तो वृद्धि करेंगे तो 125 में वृद्धि करके आपका वेतन 2 साल के बाद 153 हो गया होगा। आपका वर्तमान वाला वेतन दे रखा है कितना? 76,000, और पूछ क्या रहा है? 2 साल पहले का, मतलब बाद वाला दे रखा और पहले वाला। तो ये जो वर्तमान वेतन है अगर आप इसको 153 मानते तो 2 साल पहले कितना होगा? 125। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1,76,800। तो आप एक बात बताइए, यहां से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखो 1,76,800 जो है 153 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू पता लग जाएगी। आपको निकालनी वैल्यू किसकी है? 125। भाई 125 की तो वैल्यू निकाल ली। पहली बात ये पूरा डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पहले ही बोल दिया दशमलव के स्थानों तक सही उत्तर दें तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
तो डिवाइड तो होने का कोई मतलब ही नहीं। आपको जो 2 साल पहले का वेतन निकालना था, 2 साल पहले का वेतन कितना आ रहा है यहाँ पर 125। 125 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 1,76,000। देखो 153 की वैल्यू 1,76,800, तो 1 की वैल्यू 1,76,800 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगी 100। आपको निकालनी वैल्यू 125 की है, तो जो 1 की वैल्यू आई उसमें 125 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो कुछ आपको लगे कि अगर कुछ कट सकता है तो आप काट लीजिए। कुछ कटेगा? मुझे नहीं लगता कटेगा, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। तो चलो हम इसको डिवाइड कर दें। 125 से तो बाद में देख लेंगे मल्टीप्लाई करके। आप इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश करिए, कितना बार लगेगा। 153 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहले तो एक बार लगेगा 153, और डिवाइड करना है 1,76,000। जब आप डिवाइड करेंगे तो एक बार लगा देंगे तो 153 हो जाएगा। कितना बचा भाई? 3 बचा। यहां से कितना बचा? 2। और यहां पर कितना बचा? 0 बचा। इधर आप कितना लिखेंगे? 8 हो जाएगा। 2 बार फिर से नहीं लगेगा, एक ही बार लग पाएगा 153। यहां कितना बचेगा? 5। और यहां कितना बचेगा? 8। फिर आप 0 लिखेंगे। मैं भी उधर लिखूंगा, परेशान। 8 बचा, 5 बचा, और इधर से हमारा 0 आ जाएगा। कितने बार लगा सकते हैं? 15 × 5। 5 का 3 बार 15 हो जाएगा, 75, और 1 कितना हो जाएगा? 76। यहां पर बचेगा हमारे पास कितना? 5, और यहां पर बचेगा 14 में से 6 घटाएंगे तो 8। 85 बचा, फिर से 0 लिखो। अब ये जो है ना, ये पैटर्न आपका चलता रहेगा 1155.5 ऐसे ही, क्योंकि हर बार आप देखो 85 बचेगा, 0 लगाओगे फिर ऐसे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है? 1155, और पॉइंट में आप लिखना चाहें तो 5 ही आएगा, जिसकी जरूरत मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि आपके ऑप्शन काफी दूरी दूरी पर है। तो आपको वो बाद वाला लिखने की कोई जरूरत, आप बिल्कुल एग्जैक्ट वाली वैल्यू लिख लो। कितनी आ रही है? 1155। पॉइंट के आगे लिखने की जरूरत चलो नहीं भी है। अब 125 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 125 की टेबल आती है आपको? 125 का 5 से गुणा करते हैं तो 625 आता है, 62 बचेगा। फिर 125 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 625। और 625 में आपको 62 जोड़ना है, तो 625 में 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 687, तो 7 आएगा। 8 बचा, वो सॉरी 68 बचा। 125 का एक बार लगाओ, 125 एक 125 ही तो होगा। फिर आप उसमें 68 जोड़ो, 125 में 68 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 में 68, 191, 93 आया होगा। 193 है। बचा कितना हमारे पास? 19 बचा। 125 और 19 को अगर आप जोड़ेंगे तो 134 हो जाएगा। अभी आप देख लो लगभग किसके करीब है? 124, 125 और 19 144, सॉरी 144, 375 के आसपास है कोई ऑप्शन? 144 375 वाला ऑप्शन एक ही है, करीब में कौन सा वाला? पूरा कैलकुलेशन करना चाहो तो भैया पॉइंट के बाद 5 और लिख लेना, उससे भी गुणा कर लेना। करो जल्दी से नोट। फिर आपको एक बार डायरेक्ट बता देते कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी हो। पहले आपने सक्सेसिव लगाया, फिर आपने कैलकुलेशन करी, उसके बाद नहीं आप आंसर लगा पाते। जब से ये सीबीटी होने लगा है ना, तब से आप यही देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बड़ा चैलेंजिंग हो रही है। सवाल तो वही है। अब अभी पर यहाँ पर ऐसा सवाल होता है कि इससे डायरेक्ट कट गई होती वैल्यू तो आसान हो जाता है ये सवाल। अब नहीं कटी डायरेक्ट तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले आप मुझे ये बताओ 20% और 2% का सक्सेसिव लगा के बताओ। अगर 20% 2% की वृद्धि होगी तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्या है? अरे 20 और प्लस 2 कितना होगा? 22, और 20 की गुणा 2 से करेंगे तो कितनी आएगी? 40, और 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0.4। तो कुल मिला के इन दोनों का सक्सेसिव आप लगाएंगे तो ये आएगा 22.4%।
अगर 2% और 20% का सक्सेसिव लगाएंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 22.4। आप सीधे सीधे 122.4% के बराबर इसको लेके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी दिखा रहा हूं, ये नोट हो गया। यहाँ इसको लिख लेना, 153 की वैल्यू कितनी है? 1,76,008। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए इससे हमने डिवाइड किया। नोट हो गया? मैं ये बता रहा था कि अगर आप इसको ऐसे ही चेंज कर लो कि भाई एक बार 2% बढ़ाया हमने और एक बार कितने परसेंट बढ़ाया? 20%। तो 2% 20% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 2 इंटू, अरे मैं कहा यहाँ पर 2% और 20% अगर आप बढ़ाएंगे, अभी हमने जो मेथड लगाया था उससे डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं आप, 2 इंटू 20/100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो वृद्धि हो रही है वो 22 पॉइंट कितने परसेंट की हो रही है? अगर कोई चीज जो 100% है, अगर वो 22.4% बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू 122.4% की तो बनेगी। 122.4% की वैल्यू है 1,76,800। और आपको यहां से अगर 100% निकाल मिले तो आप 100% निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 122.4% की वैल्यू दे रखी है, आप 100% निकालना चाहें तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? 22.4% की वैल्यू, ये वृद्धि नहीं है, ये वर्तमान की बिक्री वृद्धि होने के बाद का डेटा है। ये वृद्धि करने के बाद इतना हुआ है। वृद्धि अगर होती तो वो 22.4% के बराबर होता। अब 22.4% की वृद्धि करने के बाद वर्तमान बिक्री कितनी हो रही है? 1,76,000। अब अगर आप 100% निकाल पाए तो आप इससे निकाल लेना, वरना कोई बात नहीं है, फिर तो आपको वही है कि कैलकुलेशन जैसी आएगी वैसे करना। किसी कंपनी में 15,000 रुपए का निवेश करता है, एक दिन शेयर में 15% वृद्धि होती, दूसरे दिन 10% गिरावट होती। अब ये सवाल आपको सरल लग जाएगा क्योंकि इसका डाटा सरल है, इसमें कहीं पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा है। कहीं कुछ पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आइए मैं देखो पहले आप एक बात बताइए, आपका जो शेयर है वो कितने रुपए का है? 15,000। 15,000 का अगर शेयर है तो आप मुझे ये बताइए 15,000 रुपए में पहली बार क्या हुआ? वृद्धि हुई या कमी? शेयर में आपकी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 15%। मतलब ये वाला जो शेयर है पहले कितने परसेंट बढ़ा? 15%। और उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ? 10% कम। आपको बताना है ये जो चेंज हुआ है 15% बढ़ के 10% घट के, तो उसका जो परिणाम आया है, उसका जो निवेश रहा है, उसकी वैल्यू अब कितनी बची? आपकी कोई चीज 1,500 रुपए की थी, पहले 15% बढ़ गई। अच्छा 15% बढ़ी होगी तो कितने परसेंट हो गई? अरे 15% बढ़ेगी तो 115% नहीं हो जाएगी वैल्यू आपकी। उसके बाद आपने कहा कि अगले दिन फिर 10% घटती गई। सक्सेसिव में आप मल्टीप्लाई करते जाओ, चेंज जितना भी चेंज हो, आगे भी चेंज होता वो भी कर लेते। 10% घटा होगा तो कितना बचा होगा? 90% बचा होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, सवाल हो जाएगा। जीरो तो हमारा यहाँ से कैंसिल ही हो रहा है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड, 2 जीरो यहाँ से ही काट लो। 5 से काटेंगे तो 5 का यहाँ 2 बार लगेगा और यहाँ 5 का लगेगा कितनी बार? 3। क्या 15,000? 15,000 है तो फिर 2 जीरो तो यही कट गए, ठीक है ना? फिर क्या ही करना है इसको काट के, तीनों जीरो कट जाएंगे ना, कोई 3 जीरो ये वाले यहां से कैंसिल कर लो। अब आपके पास बचा इतना कैलकुलेशन। 15 का मल्टीप्लाई पहले 115 से कर लो, चाहे आप 9 का मल्टीप्लाई 115 से कर लो, जो आपको सही लगे। तो 9 इंटू 5 कितना होगा? 45। 45 का कितना आएगा? 5। और 11 इंटू 9 हो जाएगा 99। 99 और 4 कितना हो जाएगा? 103। अभी भी उस वाले 15 की और मल्टीप्लाई कर दो इसकी। जब आप इस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 5 75 और 15 इंटू 3 45। 45 और 7 कितना होता है?
52, आगे तो 0 ही है, और 15 का एक बार लगाएंगे तो 15, यानी कि उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई 15,525। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वैसे पता क्या है, हमको हल करना तो चाहिए था, थोड़ा एग्जामिनर ने आपकी परेशानी को समझते हुए शायद ऐसा किया होगा कि लास्ट वाला डिजिट आपका बन पा रहा था। आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में कितना है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना होगा 25 में, लास्ट में भी कितना आएगा 5। फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ने 45, तब भी लास्ट में कितना रहेगा। तो ये चीज आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि अंतिम अंक इस कैलकुलेशन में क्या आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है एग्जामिनर ने कि जिसके लास्ट में 5 है, तो आप इस कैलकुलेशन को ना करके भी आंसर लगा सकते हैं। नोट हो गया? चलो ये सक्सेसिव चेंज वाले भाई अपने आप से कर लेना। तो जो क्वेश्चन आगे के होंगे, इसका मूल्य पिछले मूल्य से 10% कम हो गया, वृद्धि के प्रत्याशा में अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन अगले दिन फिर से 8% और कम हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि शेयर बेच देता है, तो आपसे कह रहा है इतने रुपए मिल रहे हैं, तो कह रहा पिछले दिन बेचा होता तो कितना बचा सकता, करा देना। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि इसने कोई कंपनी से शेयर खरीद लिया होगा, उसके बाद आपसे कहा गया कि पिछले दिन से 10% घट गया इसका शेयर, अगले दिन वृद्धि की उम्मीद, जैसे ये होता है क्या कि जनरली एक एक्सपेक्टेशन होती है, चलो 10% घट गया, हो सकता है कल बढ़ जाए, कवर हो जाएगा, अगले दिन के लिए उम्मीद के लिए छोड़ दिया उसने, अगले दिन फिर से पिछले दिन से भी 8% कम हो गया। तो ये कह रहा है कि अगर उसने पिछले ही दिन बेच दिया होता तो कितने रुपए बच गए होते, ये तो मतलब हुआ। अब आप देखो दो तरीके से सोचेंगे, जैसे मान लो आपका शेयर का कीमत हमें नहीं पता है, हमने मान लिया शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। आपने जब बेचा तो पहले 10% कम हुआ, तो 10% कम हुआ यानी कितने परसेंट हो गया 90। फिर अगले दिन आपने वेट किया कि अगले दिन हो सकता है बढ़ जाए, फिर से कितने परसेंट कम हो गया 8% कम हो गया, यानी कितने परसेंट बचा 92%। और लास्ट में आपने जो शेयर बेचा है वो कितने रुपए का बेचा है 12,420, इतने का शेयर बेचा है ना। अब 12,420 रुपए का आपने शेयर बेच दिया फाइनली, तो ये शेयर था कितने का, ये आप यहां से निकाल सकते हैं, 0 से 0 काट लेंगे, इधर वाला हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 23 बार आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो आप 9 से काट लीजिए इसको, जब आप 9 से काटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, 9 एकम 3 बचेगा, 4 बचेगा, 9 3 27, 9 8 72, 23 से कट जाएगा। 23 का अगर आप इधर डिवाइड करेंगे तो 6 बार लग रहा है और एक 0 बच रहा है, तो बेटा ये जो शेयर था ना ये कितने रुपए का आप यहां से निकाल सकते हैं, 60 तो है ही ना, क्या क्या आ जाएगा 25 गुणा 10, तो 10 और 25 इसके साथ और गुणा हो जाएंगे, तो 25 × 6 कितना होता है 150, और 2 0 ये वाले, यानी कि आपका जो शेयर था वो कितने का था 15,000 रुपए का शेयर था। अभी मैं पूरी बात करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपसे पूछना क्या था। 15,000 का शेयर था। अच्छा अब ये कह रहा है कि आपने बेचा था, लेकिन अगर इसे पिछले दिन बेचता, अगर पिछले दिन बेचता ये, तो ये जो शेयर है ना, ये जो 8% गिरावट हुई है ये वाली थोड़े ना होती, केवल आपका पहले दिन कितने परसेंट घटा था, तो केवल 10% घटता, यानी कि आपका शेयर कितने परसेंट में जाता 90% में जाता, फिर तो आपका शेयर 90% में जाता। और अगर शेयर 90% में जाता तो आप कितने रुपए में बेच रहे होते, 0 काट लीजिए, 15 × 135, यानी कि आप बेच देते शेयर 13,500, आपने बेचा कितने में है 12,420 का, और 13,500 में आपका बिक जाता अगर पिछले दिन बेच देते तो कितने रुपए बचा देते आप। अब सवाल सिर्फ ये है कि आपने शेयर बेचा कितने का है 12,420 में, अगर पिछले दिन बेचते तो आपका शेयर कितने का बिक जाता 13,500,
तो आप बताओ अगर पिछले दिन बेचते तो कितने रुपए आपका अंतर आ रहा है? अरे अगर 12,420 का बेच दिया, पिछले दिन आपको पता था 13,500 में बिक रहा था, तो आप यही तो कहोगे कि मेरा घाटा हो गया, अगर पिछले दिन बेच देते तो मेरा इतने रुपए फायदा रहता। तो आप बताओ कि 13,500 में बेचने पे आपको कितने रुपए फायदा मिल जाता? इसमें से इसको घटा लो 12,420 को, कितना बच रहा है? 500 में से 420 घटाएंगे 80 आ जाएगा, और इधर 13 में से 12 घटाएंगे 1 आ जाएगा। कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 1,080 रुपए आपके बच जाते अगर पिछले दिन बेच देते। पहले आप इसे नोट करो, फिर डायरेक्ट करना हो तो मैं बता दूंगा कैसे। नोट हो गया क्या? फिर मैं आपको एक थोड़ा आसान तरीका बताने की कोशिश करूँ। डिस्काउंट में भी एक ऐसा सवाल रहता है कि आपसे कहता है इतना डिस्काउंट अगर नहीं दिया होता तो कितने रुपए का फायदा है। तो आपको डिस्काउंट देगा, फिर एक और डिस्काउंट देगा, फिर एक तीसरा डिस्काउंट देगा, वो आपसे कहेगा लास्ट वाला डिस्काउंट अगर ना दिया जाता तो कितने रुपए का फायदा होता। तो यहाँ पर भी आपको पहले डिस्काउंट ही कह सकते हो, पहले 10% घटा, अगले दिन और कितना घटा 8%। तो ये कुल मिला के ये 8% वाला अगर जो आपका अगले दिन शेयर गिरा है ये नहीं गिरा होता तो फिर शेयर हमारा कितने में बिक जाता, यही तो पता करना था। अब आप जरा इसको दूसरे तरीके से समझना ध्यान से, आपको लगेगा कि शायद ये आसानी से बन जाता। आपने पहले शेयर खरीदा, सबसे पहले क्या खरीदा? शेयर। आपने कहा चलो पहले दिन देखते क्या रहा, तो आपने पहले दिन जब देखा तो पहले दिन आपने कहा शेयर हमारा डाउन चला गया, कितने परसेंट? 10%। फिर आप एक उम्मीद में लगे रहे कि चलो हो सकता है दूसरे दिन बढ़ जाए, दूसरे दिन और डाउन हो गया, कितने परसेंट? 8%। अब तीसरे दिन की तो कोई बात ही नहीं है। आपने जब पहले दिन देखा तो 10% घट चुका था, अगले दिन फिर और 8% घट गया इसमें। तो आपने जब सेकंड डे के एंड में, यही तो बोला गया कि अपना जो शेयर है वो सेकंड डे बेचता है, तो जब आप सेकंड डे शेयर बेचते हैं तो शेयर आपका बिकता है 12,400। अच्छा, आपको इसकी क्या जरूरत है शेयर कितने में खरीदा? आपको तो ये कहा गया कि अगर पिछले दिन बेचा होगा, पिछले दिन मतलब ये सेकंड डे से पहले कौन सा दिन होगा? पहला दिन। अगर इस दिन शेयर बेचा होता तो उसको कितने रुपए का फायदा रहता है या फिर कितने रुपए उसके बच जाते। इस वाले की कोई जरूरत है क्या? हम क्यों यहां से यहां तक लपेटेंगे इसको? 8% का फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितना होगा? बता सकता कोई 8% फ्रैक्शन में कितना होगा? देखो 4% 1/25 होता है, तो 8% होगा 2/25। 4% का डबल होता है 8%, तो 4% 1/25 होता है, तो 8% 2/25 होगा। शेयर हमारा घटा है भाई, अगर 2/25 शेयर घटा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ अगर इस शेयर की कीमत 25 रुपए तो घट के यहाँ पर इसकी कीमत कितनी होगी? 23। अगर कोई चीज 8% घटी है तो इसका मतलब 25 थी अगर पिछले दिन, तो अगले दिन कितने की रह गई होगी? 23। आप बताओ कि इसका फायदा कितने का होता? अगर पिछले दिन बेच देता तो कितने फायदा, कितने रुपए बच जाते इसके? अगर 23 की वैल्यू इतनी तो जो बचत हुई है इस 2 की वैल्यू बतानी है। 23 से डिवाइड कर दे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। कितने बार में लगेगा? 23 चौक 92, 23 पंजे 115। कितना बार लग रहा है? 5। 115 के बाद यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 9 बचेगा, और 23 9 और 2 92, 23 चौक 92, यानी 1 यूनिट बराबर किसके आ रहा है? 500। अगर आप पिछले दिन बेचते तो बचाते कितने? 2 रुपए, यानी 2 यूनिट बच रहा है। 1 की वैल्यू 540 है तो 2 की डबल हो जाएगी। 2 को 540 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि अगर पिछले दिन बेच देते तो आपका पैसा बच जाता कितने रुपए? 1। तो इस शेयर की कीमत निकालने की जरूरत है नहीं सवाल,
ये जो 8% घटा है, अगर ये नहीं घटा होता तो कितने में बिकता, बस ये पूछ रहा है। घटने के बाद बेच रहे हो आप 12,400 बेच रहे हो, तो घटने से पहले ये शेयर कितने का होगा वो तो नहीं निकाला, आपको बताना ये है कि जो रुपए आपके 8% घटे हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, अगर पिछले दिन बेचते तो कितने रुपए बचा लेते। तो आप इसको रेशियो में बदलो, पहले दिन के एंड में 25 का शेयर था, दूसरे दिन के एंड में कितने का हो गया 23 में आपने बेच दिया। अगर पिछले दिन बेचते तो कितने का बिकता 25 का, तो प्रॉफिट कितना रहता आपका, प्रॉफिट कह लो या बचत, प्रॉफिट तो है ही नहीं, पहले दिन ही नुकसान हो गया था, तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये इसकी क्या हो जाएगी, कितने रुपए और बचा सकता था। यहाँ बस बचत ही पूछी होगी, यही पूछा है कितना बचा सकता था। चलो आगे बढ़े। अब अगर आपको शेयर की कीमत निकालनी है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, हमें कोई इसमें समस्या नहीं। जितने भी फॉर्मूले हैं ना मेन सॉल्यूशन में, उस सब पे सवाल आता है सर, आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। साइन हो गया, तो कोई है भी नहीं जो मैं आपसे कह दूं उसे पूछ लीजिए, जा सकते हैं तो 1 मिनट हो गए, फोटो नहीं बोलोगे ना, सुबह वाले 1 मिनट, आप अगर 2 मिनट हो जाए ठीक है। क्या आप बताएंगे आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या चीज, देखिए आयत के क्षेत्रफल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताइए लंबाई इंटू, और मैंने अभी कहा था कि अगर कोई फॉर्मूला जिसके बीच में मल्टीप्लाई है तो सक्सेसिव का सवाल बढ़ेगा। आपसे कहेगा लंबाई में ये चेंज हुआ, चौड़ाई में ये चेंज हुआ, तो एरिया में क्या होगा, बता सकते हैं भाई लंबाई में क्या चेंज हुआ है, सवाल में बोला गया होगा। लंबाई जो है वो आपने कहा कितने परसेंट, 8% बढ़ रही है, तो भाई 8% लंबाई तो बढ़ रही है, और जो चौड़ाई है वो कितने परसेंट घट रही है, 10%। तो लंबाई और चौड़ाई में कुछ चेंज हुआ है और मल्टीप्लाई लगा है, तो ये हम सक्सेसिव चेंज में काउंट करेंगे। और अभी मैंने बताया था जब 2 बार सक्सेसिव चेंज हो तो सीधे सीधे मेथड लगा दो, 8% बढ़ी है एक चीज और दूसरी वाली कितने परसेंट घटी है, तो +8 और -10 का सक्सेसिव निकल के कितना आना होगा। देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ क्या आएगा, अब आपको पता है 8 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी और नीचे कितना आएगा, 0 काट सकते हो कोई दिक्कत। अच्छा 8 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही तो बचेगा। इधर वाला 8 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 8 होता है, लेकिन नीचे 10 है इसीलिए ये पॉइंट का 8 हो जाएगा, तो माइनस में 0.8 हो गया। ये दोनों ही माइनस में है तो 2 और 0.8 मिला के लिख सकते हो आप -2. अब आप बताओ कि माइनस है तो कमी होगी या वृद्धि, तो डिक्रीज होगा, वो भी कितने परसेंट, 2.8। आप डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगाएं, कहाँ फ्रैक्शन बना के गुणा करोगे, जरूरत ही नहीं है। जब 2 बार चेंज हो रहा है तो सीधे फॉर्मूले से कर लो आप।
नोट हो गया? अब देखो दो चीजें जहां पर भी आपको लग रहा है मल्टीप्लाई से कोई रिजल्ट निकल रहा है उसमें चेंज पूछा जा रहा है तो आप सक्सेसिवली लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आप देखो त्रिभुज का आधार है और इधर आपसे कहा है ऊंचाई। चलो ये भी बता दें, थोड़ा आपको यहां से भी आइडिया। ये त्रिभुज क्या, अगर हम एरिया की बात करें तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो आपके पास एक बेसिक मेथड होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, या फिर आधार इंटू ऊंचाई। यही तो होता है एक बेसिक फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे आप देखो कितनी चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है। क्षेत्रफल निकालना है तो एक तो हमारे पास आधार है और दूसरी चीज क्या है, ये 1/2। कोई ऐसे नहीं है कि आप सोचो कि इसमें कोई चेंज कर सकते हो। क्या इस 1/2 को चेंज कर सकते हो आप? आधार को चेंज कर सकते हो, और तो आपकी दो ही चीजें हैं, आधार और ऊंचाई। इन्हीं से हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। अब अगर कभी आपसे कह दे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स है, जैसे आपसे कह दिया कि क्षेत्रफल यहां पर तो बोल दिया कितने परसेंट बढ़ रहा है, 60%, और आधार में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की हो रही है। तो कह रहा है आप बताओ ऊंचाई में कितने परसेंट का आपको कमी करनी है, बढ़ाना है, ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाई जाए। अच्छा चलो, जो कांस्टेंट टर्म है इसको तो आप भूल जाओ, इससे कोई फर्क। अब आप बताओ किस में चेंज निकालना है आपको, हाइट में, ऊंचाई में? तो जब आप हाइट में चेंज निकालेंगे यानी कि ऊंचाई में क्या चेंज होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे भाई? आपको देखो यहां से ये हाइट है, बराबर में आपने पता है लिख रखा है क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया। बेटा ये जो आधार यानी जो बेस है ये इसके डिवाइड में ही तो आएगा। एरिया को अगर हम बेस से डिवाइड कर दें यानी आधार से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि हाइट में क्या चेंज हुआ है। अरे आपको पता है एरिया को बेस से डिवाइड करेंगे तो हाइट में होने वाला चेंज पता लग जाएगा, क्योंकि ये 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा। एरिया हमारा चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा आधार भी चेंज हो रहा है। तो ये आधार इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में ही तो आ जाएगा इसमें। अब आप सवाल पढ़ लो, आप ये बताओ एरिया कितने परसेंट बढ़ रहा है भाई? 60% बढ़ रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 से बढ़ के कितना हो गया होगा, 160। अब बेस यानी आधार में क्या फर्क पड़ रहा है, तो आधार कितने परसेंट बढ़ा है, तो आधार का चेंज अगर लिखें तो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 140। डिवाइड करना है तो यहां भी डिवाइड लगा दो, यहां भी डिवाइड लगा दो, यहां लगा दो रेशियो। 100 वाला तो 100 से पूरा कट जाएगा, इधर वाला 0 से 0 काटेंगे तो 2 से कट के ये 8 बार हो जाएगा, और 2 से कट के ये कितना बार, 7 बार। अभी भी आपका रेशियो नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 7 और डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई में पहुंचता है। तो जो हमारा हाइट में चेंज हुआ है 7 इधर आके 7 ही हो जाएगा, और इधर कितना था, 8। तो जो हाइट है ना, उस हाइट में होने वाला चेंज हमें रेशियो में पता लग गया, 7 से कितना हो रहा है। जैसे ही आप एरिया में होने वाले चेंज को बेस में होने वाले चेंज से डिवाइड करेंगे तो रेशियो मिलेगा, वो हाइट का ही रेशियो होगा। हाइट का रेशियो 7 से कितना हो रहा है। अब अगर 7 से 8 हो रहा है तो बेटा कितना बढ़ गया, 1 बढ़ रहा है कितने पर, 7, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 से। तो जो हाइट में इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं जो वृद्धि हुई है, वो कितने परसेंट की हो रही है, 1/7 इंटू 100। अब 1/7 कितना होता है, 14 से ही 2/7%, यानी 14% वाला आंसर होगा। आप इसको हल कर लेना, 7 से जब 100 को भाग करोगे तो ये होता है 14 सही 2 आपकी कॉपी पर, मतलब जो सीट पहली वाली थी उसमें होगा ये आंसर 1/7, 14 से 2/7% होता है। तो 14% के आसपास आंसर होगा, यही आएगा, चाहे आप डिवाइड कर देना। वो सब घटना मत भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टा कर दो गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सवाल लगाने पड़ेंगे, तब वो बात समझ में आता है। सीधे आपको एरिया का रेशियो लिखना है, इसका लिखना है, जो रेशियो आ जाए वही चिन्ह जाएगा। क्या मतलब है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है कि बात ये कि ये इधर पहुंच जाता है, ये इधर आ जाता है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं या फिर इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि हम एरिया निकाल थोड़े ना रहे, हम तो केवल कंपेयर कर रहे हैं। बस एरिया निकालेंगे तब इस 1/2 की जरूरत होगी।
नोट हो गया? अब ये हर एक सवाल में आप अलग अलग बातें मत करो, आपको फॉर्मूला बताओ। आप देखो हमसे अगर हाइट का चेंज पूछ रहा है तो हाइट हम कैसे निकाल पाएंगे, उसी के हिसाब से हम इसको ये करेंगे। नोट हो गया? आगे और भी क्वेश्चंस रहेंगे। जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% वृद्धि होती है, तो 2022 में शहर की जनसंख्या देखो भाई, सवाल ये है कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या जो थी वो आपकी 50 लाख थी। जनसंख्या में वार्षिक रूप से कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 7.5%। कोई बात नहीं। फिर आपसे कह रहा है कि 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अच्छा, 20 से 22 में आपकी 2 बार वृद्धि हो जाएगी ना। अगर 2020 की जनसंख्या पता है और आप चाह रहे हो कि हमें 2022 की पता लग जाए, तो आप जानते हैं कि हर साल कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? तो 7.5% की जो वृद्धि होगी वो 2 बार होगी। पहले साल 2020 से जब 21 में आओगे तो 7.5% बढ़ेगी, फिर 21 से 22 में आओगे तो फिर से कितने परसेंट बढ़ेगी? 7.5। एक तो ये, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। 2020 में जनसंख्या दे रखी है भाई, कितनी है? अगर 2020 की जनसंख्या है तो 50 लाख है ना, 50 लाख, ये 2020 की जनसंख्या। आप बताओ कि 7.5% डायरेक्ट बढ़ाने या फिर आपको लगता है फ्रैक्शन में बदलना? बताओ, जो तुम कह दो भाई कर लेंगे, और क्या है? फ्रैक्शन में बदल देंगे। चलो भाई फ्रैक्शन में बदल दो। 7.5% कितना होगा? देखो 2.5% मैं आपको बता चुका हूँ, 2.5% जो होता है वो 1/40 होता है। ये आप कोई चीजें ऐसे ध्यान रखो, जैसे 5% 1/20 होता है, और 2.5% जो होता है वो होता है 1/40। अब 7.5% इसका 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बटा, वृद्धि हो रही है तो क्या करूंगा? प्लस। अब 40 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो 43 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? सॉरी 43/40 100 नहीं आएगा, परसेंटेज तो अब रहा ही। अब फिर से 3/40 बढ़ाएंगे तो फिर से 43, और बटा कितना आएगा? 2 बार वृद्धि हो रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब जरा सोचो कैसे निकालना है कैलकुलेशन। देखो यहाँ से देखिए यहाँ तक कहाँ खुद ही देख लो भाई। ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक है, ये तो 58 वाले, मुझे तो दिमाग ही नहीं लगता 58 वाले तो बहुत पास है ऑप्शन। पहले एक बार ये सोचो कि एग्जामिनर ने क्या वास्तव में हमसे ये सोचा है कि ये कैलकुलेशन करो तभी हम तुम्हें आंसर बताएंगे? एक बार इसका डिजिट सम चेक कर लें। 5 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 5 3 15 और 5 20 हो गया, 20 7 27, 27 9 से कट जाता है तो 0, 27 अगर 9 से कट जाता है तो 0। फिर क्या बचा? 8 और 8 16, 16 का डिजिट सम जो होगा वो कितना होगा? 7। 5 2 7, एक 8 ही होगा, सॉरी 7 और 2 9 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 7 और 2 9, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 का डिजिट सम कितना होगा? 15 का डिजिट सम 6। ऐसे आप देखो यहाँ पर और कहीं 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 5 10 8 18, 18 का मतलब हो गया डिजिट सम। देखो 9 का मतलब हम हमेशा क्या मान के चलते हैं? क्योंकि 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है वही डिजिट सम होता है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 काट देंगे पहले, 7 5 12 5 17, इसका डिजिट सम कितना है? इसका मतलब एग्जामिनर ने बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रखी तुम इसमें जाके पूरा कैलकुलेशन कर, बस ये पता होना चाहिए कि आप इसका डिजिट सम निकाल पा रहे हैं। अब देखो मैं इसको कैलकुलेशन जिसे करनी है वो कर लेना घर जाके, हम नहीं करेंगे भाई। हम तो देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका डिजिट सम आएगा कितना। पहले आप ये बताओ 7.5% जब आप बढ़ाओगे किसी चीज को तो भाई 100 में ही तो जोड़ोगे ना 7.5, तो 107.5% बनेगा नहीं? 107 पॉइंट कितने परसेंट बनेगा? फिर आप 7.5 परसेंटेज हटा के नीचे कितना आएगा भाई? 100 आ जाएगा। चलो हम 100 ही लिख दे रहे हैं, आप परेशान ना हो। आपने कहा फिर से 7.5% बढ़ाओ तो 107.5 और बटे में कितना आ जाएगा? 100। अब आप इसका डिजिट सम जब निकालेंगे तो परसेंटेज वाले सवालों में डिजिट सम के लिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि 100 का डिजिट सम कितना होता है? 100 को जरा उसके सारे डिजिट जोड़ के देखो कितना आ रहा है, एक ही होता है। तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क, तो इस 100 के डिजिट सम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले का आप देखो, पहले तो आप बताओ 50 लाख का डिजिट सम कितना होगा? 5।
7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का डिजिट सम बेटा 4। अरे 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा? तो इसका भी 4 ही आएगा। अब आप खुद ही देख लो, 4 चौक 16 पंजे 80, और 80 का डिजिट सम कितना होगा? तो जिस ऑप्शन में डिजिट सम 8 होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जनसंख्या पूछेगा ही नहीं आपसे, यहाँ पर पॉइंट में आएगी नहीं जनसंख्या। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डिजिट सम जो 8 आ रहा है वो कौन से ऑप्शन का आ रहा है? डी का आ रहा है, यही आंसर। आप कर लेना गुणा, देख लेना। अगर बहुत एडवांस में आपको अगर चलना है तो ये बात आप याद रखें कि ये वाला हम किस में जोड़ते हैं? 100 में ही तो जोड़ते हैं। जो यहाँ पर जैसे 7.5% वृद्धि हो रही है तो या तो 100 में जोड़ोगे या 100 में माइनस करोगे। तो आप इसका डिजिट सम ही चेक कर लिया करो। 7 5 12, 12 का डिजिट सम कितना होगा? 3 होगा। बढ़ा रहे हैं तो 1 जोड़ देंगे, और अगर घटा रहे हैं तो 1। अब देखो आप खुद ही बता देना कि अगर मैं इसमें 50 लाख में वृद्धि कर रहा हूं, 50 लाख का डिजिट सम तो 5 ही रहेगा। आप 100 में इसको जोड़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 4, 5 चौक 20 चौक 80, 80 का डिजिट सम। और लेकिन यहां पर जब आप डिजिट सम निकालें तो आप सीधे सीधे जोड़ते जाएं, जो 9 से कट जाए उसको छोड़ दें, उसके बाद जो रह जाए उसका डिजिट सम जो आएगा वही आपके लिए सही। एक बार कर लेना मल्टीप्लाई में ऑप्शन गलत कैलकुलेटर से या जैसे भी इनको मल्टीप्लाई करके देखो। ये आ रहा है 577 81 25 आ रहा है ना, मतलब इसलिए कह रहा हूं, क्या पता ऑप्शन कुछ गलत हो गया। और जिनको भैया गुणा भाग करनी वो कर ले, तो नहीं करता। डिजिट सम कुछ नहीं है, 9 से भाग करके रिमाइंडर है। आप चाहे दुनिया की किसी और संख्या से, मेरा मन अगर 9 से भाग करने का नहीं होगा, मैं 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालूंगा तो ऑप्शन में भी चेक कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल, जैसे आप मान लो 108 है कोई संख्या और 135 से मल्टीप्लाई हुई, 135 नहीं 138 कर। अब मैं डिजिट सम नहीं लगाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7, 3 बचा 7 पंजे 35, कितना बचा यहाँ? 3 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 में 63, यहाँ से 5 आ रहा है, तो 5 तिया 15, यानी कि 7 से दोबारा भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो मेरा आंसर वही आएगा जिसमें 7 से डिवाइड करके 1 बच रहा। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा उसमें 7 से डिवाइड करके 1 बच रहा। जब आपको डिजिट सम में कंफ्यूजन हो जाए कि डिजिट सम सेम हो जाए तो किसी और नंबर से डिवाइड करके भी रिमाइंडर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुणा वुणा करना चाहो तो आप कर लेना भाई, हम नहीं करेंगे। देखो वार्षिक जन्म दर कितनी है? 12.5%, और आगे दे रखी है वार्षिक मृत्यु दर। अच्छा, जन्म दर का मतलब इतने परसेंट जनसंख्या प्लस होगी। अरे जन्म दर में क्या होगी? प्लस। तो आपको यहां से ये तो पता लग रहा है ना कि जन्म दर 12.5 है, तो इतने परसेंट जनसंख्या क्या हो रही है, लेकिन साथ में मृत्यु दर भी दे रखी है 2.5%। मृत्यु दर कितनी है? अच्छा, 12.5 प्लस और 2.5 माइनस हो गया इधर, तो कुल मिला के ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला? 12.5 अगर एक साल में प्लस हो रहे हैं परसेंटेज में और 2.5 माइनस भी हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल रहा है वो 10 आ रहा है प्लस में। यानी कि हर साल जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट हो रही है? 10%। जन्म दर प्लस में होगी और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? अब हर साल 10% बढ़ेगी जनसंख्या। गांव की जनसंख्या है कितनी भाई? 9000। और कितने साल बाद पूछ रहे हैं? 3 साल बाद। तो 9000 में हमें 10% बढ़ाना है, वो भी 3 बार। तो 10% बेटा होता है 1/10। वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे? अब आप कर लो भाई, अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 11/, अरे नहीं 100 है। अब तो ये 10 हो गया ना नीचे। पहले अगर नीचे 100 होता तो हम 100 लिखते, यहाँ 10 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? हमें 3 साल तक बढ़ानी है जनसंख्या, 3 साल बाद का पूछ रहा है। तो 11/10 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो 3 साल बाद की संख्या आ जाएगी। जीरो तो ये सारी कैंसिल हो गए भाई। 11 का क्यूब तो पता ही होगा आपको। 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 1331, और 9 से और गुणा कर दो, तो 9 एकम 9, लास्ट में तो 9 ही आएगा, 2 में दे रखा है। चलो कर लो भाई मल्टीप्लाई। 9 एकम 9 और 9 तिया 27 का 7, 13 9 117, और 117 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 119, 11 989 है क्या? तो ऑप्शन आ जाएगा ये। 10% 3 बार बढ़ा देंगे तो 3 साल बाद की जनसंख्या मिल जाएगी। घटाना होता तो माइनस कर लेंगे।
का तो मल्टीपल हो रही है। अच्छा, एक अच्छी बात पता है क्या है भाई, ये 9000 तो 9 से पूरा कट रहा है। आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 का ही मल्टीपल रहेगा। 9 का मल्टीपल रहने का मतलब ये है कि डिजिट सम किसी भी संख्या को अगर आप 9 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें तो हर हाल में उसका डिजिट सम 9, या फिर आप क्या कह सकते हैं 9 और 0 की प्रॉपर्टी एक जैसी है। 0 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही होता है उसका। अब आप ये 4 ऑप्शन में देखें, जैसे आपने कहा जनसंख्या हमारी कितनी है, वृद्धि कमी जो भी हुई होगी उसमें परसेंटेज में डाटा होगा तो नीचे तो 100 ही आएगा, क्योंकि आपका डाटा ऐसा 12.5% में से ये घटाया 10%। 100 से क्या है, ये 9 वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो सकता है। मतलब आप वृद्धि करें कमी करें, जो भी जनसंख्या का रिजल्ट या परिणाम आएगा वो 9 का ही मल्टीपल होना चाहिए। अब आप इसमें देख सकते हैं एक बार 5 5 10 7 17 और 1 18 ये वाली संख्या कट रही है। अगर देखें 6 5 11 और 11 और 5 16 ये नहीं कट रही। 9 5 9 तो कट ही जाएगा, 5 और 1 6 ये भी नहीं कट रही है संख्या, ये कट रही है सॉरी। केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से कट रहे हैं, ये तो ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब अगर ये ठान लो कि हम अगर एक कि हमें ये निकालना ही निकालना है, ये लास्ट वाला डिजिट सोच लेते हैं एक बार। पहली बात तो लास्ट वाला डिजिट सोचने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एक ही एक आएगा 11 में तो 9 बचेगा, 9 एकम 9, लास्ट में कितना आ जाएगा। फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को 10% बढ़ाने घटाने में दिक्कत हो रही हो तो वो मुझे बताएं। भाई 10% को पहले मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/10 होता है, तो मैंने 10 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर, नीचे तो 10 ही रहेगा। ये भी देखो, वास्तविक जन्म दर मृत्यु दर 6% और 3%, 3% हो जाएगी। वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, लेकिन 2 साल पहले की जनसंख्या दे रखी है और वर्तमान जनसंख्या देखो। वर्तमान जनसंख्या अगर पूछी गई तो वर्तमान में बेटा कौन सा सन चल रहा है, 2026, और 2 साल पहले का मतलब 2024। तो आपको जो जनसंख्या दे रखी है वो कब की दे रखी है, 2 साल पहले की। और 2 साल पहले की जो जनसंख्या है वो आपकी है 5 लाख। 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी है, 5 इंटू कोई बात, या तो जनसंख्या बढ़ेगी 2 साल में या फिर, लेकिन 6% जन्म दर है यानी 6 प्लस हुए और 3% मृत्यु दर है, 3 क्या हो गए, तो 6 प्लस का और 3 माइनस का मिला के प्लस में कितना आ रहा है, यानी कि जनसंख्या हर साल बढ़ेगी, वो भी कितने %। अब अगर 3% बेटा बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगी जरा बता दो। अगर आप 3% बढ़ाएंगे तो 103% हो जाएगी जनसंख्या। अरे 3% बढ़ाने के लिए आपको उस संख्या की वैल्यू 103% करनी होगी। परसेंटेज है इसीलिए नीचे कितना आएगा, कितने साल का गैप है, 2 साल। तो 2 साल का गैप है तो हम 2 बार 3% बढ़ा देंगे, 103/100 से मल्टीप्लाई। आपसे शायद वर्तमान जनसंख्या ही पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब 2000। इस कैलकुलेशन को कर लोगे, अरे ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी, क्या नहीं होगा इसमें ये मुझे बता देना बस। अच्छा इसमें है ही क्या, आपको पता है कि नीचे 100 आ रहा है तो 100 से तो हम ये 2 जीरो काट ही देंगे। अब आपको पता है क्या आएगा, लास्ट में 1 जीरो आएगा और 5 या 15 50 आएगा लास्ट में, 50 तो 2 में आ रहा है। फिलहाल आप कर लो कितना आ रहा है, 103 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10609 और इंटू 5, तो 5 ने 45, 5 इंटू 6 30, ठीक है, 5 ने 45 और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा और 5 एकम 5, 1 जीरो आएगा। 530 450 है, सी बात गुणा कर दिए तो कर लेना, 103 का स्क्वायर करोगे पहले आप, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 इंटू 4 16, 16 बने 80, यानी कि 8 डिजिट सम आना चाहिए। 6 और 3 9, 5 और 4 9, इसका तो 8 नहीं आ रहा है। 4 4 8, 8 और 8 16, 16 5 21, इसका भी नहीं आ रहा है 9, मतलब 8, 5 4 9, 5 5 10, इसका भी। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 8 आ रहा है, किसी का भी नहीं आ रहा है। फिलहाल जब इतना लिख ही लो तो उसके बाद कर ही लो पूरा सॉल्विंग, क्या फायदा फिर डिजिट सम चेक करोगे। या तो डिजिट सम चेक करना तो पहले से ही दिमाग में रखो कि ये क्या सबका डिजिट सम अलग अलग है।
अभी तक किसी वाले में कमी नहीं है, शेयर मार्केट वाले जो शेयर वाले सवाल थे उसमें ही कमी आई थी बस। नोट हो गया? अब जरा अपने दिमाग पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मोड में बैठो, एक बात सुनो। ये सारी चीजें ऐसी है कि सवाल पढ़ के पता लग जाता है कि मुझे बढ़ाना है, घटाना है, कितनी बार बढ़ाना है, घटाना है। आपको पता है कि 2 साल पहले की जनसंख्या दे रहा है, वर्तमान की पूछ रहा है, यानी कि 2 साल आगे जाना है। तो 2 बार आपकी वृद्धि या कमी जो भी हो, 3% की वृद्धि 2 बार करके सीधे इतनी कैलकुलेशन पेपर में करनी होती है बस, कि 5 लाख को मैं 2 बार 3% बढ़ा के कितना लाऊंगा। ये भाई देखो 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल पूर्व की जनसंख्या 2 साल पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा हम नहीं बताएंगे भाई, अपने आप को नहीं होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी किसी भी वस्तु पर होने वाला जो व्यय होता है, व्यय का मतलब जो खर्चा एक्सपेंस होता है, ये हम कैसे बताते हैं? तो आपके पास उस खर्चे का बजट जोड़ने का तरीका होता है खपत और इनटू उस वस्तु का मूल्य, यानी कि रेट कितना है और उस वस्तु की खपत कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो पता लगेगा इस पे कितना खर्चा हो रहा है। अब ऐसे सवाल जो होंगे जिसमें आपको एक फॉर्मूले टाइप का एक कंडीशन बनना होगा, जिसमें 2 चीजों की मल्टीप्लाई से एक तीसरा रिजल्ट आ रहा है। खपत को और मूल्य को मल्टीप्लाई करके क्या निकल रहा है? ये आपसे कह रहा है कि जो मूल्य है भाई, ये कितने % बढ़ रहा है? अच्छा, मूल्य अगर हमारा 35% बढ़ रहा है, तो 35% बेटा फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 7/20। फ्रैक्शन में ये कितना होगा? 7/20 हो जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो मैं इसका रेशियो लिख सकता हूँ 20 से बढ़ के 7 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? अगर 20 पे 7 बढ़ेगा तो आपका रेशियो 20 से कितना होगा? अब 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये चेंज नहीं हो सकता, जैसे आपसे कह दिया कि व्यय में कोई वृद्धि नहीं। अच्छा, आप बताओ कोई चीज किसी का रेट बढ़ेगा तो क्या उस पर खर्चा नहीं बढ़ेगा? आपका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपकी खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज अचानक से महंगी हो जाए तो उसकी खपत को कम करके तो उसका बजट मैनेज किया जा सकता है। आपका रेट तो बढ़ रहा है एक वस्तु पर 35%, आप कह रहे हो खर्चा ना बढ़े, तो खपत को कम करना होगा। और जो भी ऐसे सवाल होंगे जिसमें 2 चीजों की मल्टीप्लाई से कोई तीसरी चीज बन रही, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तभी ऐसा हो सकता है कि खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े। अगर इधर वाली चीज फिक्स रखनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए, जैसे ये 20 से कितना हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, 27 से कितना होगा? अगर उधर 20 से 27 हो रहा है तो इसको 27 से 20 कर दो। जैसे कोई चीज आपकी डबल रेट की हो जाए तो आप उसकी खपत आधी करेंगे ना, डबल का उल्टा जो होता है वो आधा ही तो होता है। 3 गुना हो जाए तो आपको तिहाई करना होगा। तो 20 से 27 अगर रेट में चेंज हुआ है तो खपत में चेंज करना होगा 27 से कितना? तो आप बताओ कितनी कम हो रही है खपत? 7 की कमी। कितने पर? 27 पर, और परसेंटेज में 100 से। तो ये बेटा आपका बन रहा है 700 और बटे में कितना आ रहा है? 27। देख लो किसमें आ रहा है? 7। अच्छा, 7 पंजे 35, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7 पंजे 35, ये नहीं होगा, यही होगा। लास्ट वाला डिजिट देखो, ऊपर 0 ही तो आ रहा है। अरे आप देखो इसका लास्ट वाला डिजिट ऊपर क्या है? 0। आप अगर डिवाइड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत, तो मैं तो यहाँ पर चेक कर सकता हूँ ना, 0 एक ही में तो नहीं आ रहा। 7 पंजे 35, 4 39, इसमें 9 आ रहा है। 7 पंजे 35 और 2 37, इसमें भी आपका 7 आ रहा है। 7 पंजे 35 और 3 38, इसमें 8 आ रहा है। तो इसके अलावा किसी में 0 नहीं आ रहा है। आप डिवाइड भी करेंगे तो 27 बड़ा नंबर नहीं है। मैंने इसलिए आपको बताया कि मान लो कल को यहाँ पर 47 हो जाए तो डिवाइड करने में दिक्कत नहीं हो सकती। 0 चेक कर लो, क्या पता एक ही में हो 0। 27 से अगर हम बेटा 700 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 को डिवाइड करना है, 27 का डबल होता है 14। तो यहाँ से कितना बचा? 16। अब कितना बार लग जाएगा? 5 बार। 27 पंजे 135, कितना बचा? 25। देखो 25 ही बच रहा है। हाँ ठीक है, 25 बार लगा और शेषफल भी कितना बच रहा है? तो 25 सही 25 बेटा 27 इसीलिए आंसर आ रहा है।
ये इसलिए आपको ऐसी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि आपका दिमाग परीक्षा के समय कम था। आप अगर लास्ट का जीरो चेक करके आंसर निकाल सकते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। डिवाइड करना पड़ गया, कहीं कोई नंबर आ गया अजीब सा जिसका टेबल पता ही नहीं, 27 का तब भी टेबल पता होता है लोगों को जनरली, क्योंकि इतना अजीब नंबर नहीं 27 की टेबल में लोग कर जाते हैं मैंने। अभी होता है यहाँ पर 27 की जगह कोई ऐसा नंबर 59 तो दिक्कत है। पहले आप जरा समझें इस बात को, ये क्या है कहानी पूरी। आपसे कह रहा है जनशक्ति में कमी के कारण। जनशक्ति क्या होता है? मैन पावर। अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा है कि किसी कारखाने में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। अब वो कह रहा है उत्पादन कितने परसेंट घट गया? 12%। ये जो उत्पादन है ये कितने परसेंट घट गया? 12%। तो मूल उत्पादन को उतना ही बनाने के लिए आपको अपने कार्य कितने घंटे बढ़ाना होगा, ये पूछा गया। अब आप ये बात खुद ही समझिए, जो भी आपका उत्पादन होगा यानी कि प्रोडक्शन, ये इन दोनों चीजों के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो पर निर्भर करता है। एक तो कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप एक बात बताइए, एक जगह 7 लोग काम कर रहे हैं और एक जगह 5 लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। और दूसरी चीज, कितने घंटे काम कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स का मतलब कौन व्यक्ति कितने घंटे काम कर रहा है। अच्छा, अगर लोग कम हो तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे तक, तभी तो काम बराबर हो पाएगा उतना। एक जगह 5 लोग काम कर रहे हैं, एक जगह 7 लोग काम कर रहे हैं, और आप चाहते हो ये 5 लोग इन 7 लोगों के बराबर काम कर लें, तो उन 5 लोगों को वर्किंग आवर अपने बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यादा काम। ये इन दोनों पर डिपेंड करता है। ये आपसे कह क्या है, देखो साफ साफ बोला गया है कि ये बोल रहे हैं कि मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए। बहाल करने का मतलब ये है कि जो आपका उत्पादन है वो कितने परसेंट घट गया? 12%। तो ये कह रहा है मूल उत्पादन को अगर बहाल करना है तो वर्किंग आवर्स कितना। अच्छा, 12% उत्पादन क्यों घटा है? आप एक रीजन बता सकते हैं कि 12% की कमी उत्पादन में हुई क्यों? सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि मैन पावर में कमी हुई है। अच्छा, आधे लोग काम करेंगे तो उत्पादन भी आधा ही होगा। तो मैन पावर में जो कमी हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 12%। 12% बेटा फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 3/25। कमी हुई है तो 25 - 3 कितना हो गया? 22। मैन पावर कम हुई है इसीलिए उत्पादन घट गया था। जितना उत्पादन घट रहा है उतनी ही मैन पावर। अब आप चाहते हो कि फिर से भाई उतना ही हो जाए, तो आप ये जो वर्किंग आवर है इनको आप बढ़ाएंगे ना, और वर्किंग आवर जो होगा वो इसका उल्टा होगा, 22 क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो पहले के बराबर यानी कि सेम है। और ये सेम तभी हो सकता है जो संख्या में कमी हुई है उसका उल्टा आप वर्किंग आवर्स में चेंज करके दे पाए। 22 से 25 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। कितने पर? 3 की जो वृद्धि हो रही है वो कितने पर हो रही है? 22 पर हो रही है। और परसेंटेज का मतलब है गुणा किससे हो जाएगी? 100 से हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करके भाई खुद ही बता देना इनमें से कौन सा आ रहा है। 2 से घाट सकते हो एक बार, तो 150/11 बचाएंगे। जो भी इनमें से आ जाए 3/22 × 100 को आप लगा लेना। 13.6 आ रहा है। अच्छा, नीचे वाला ऑप्शन है। बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करो मत इन सवालों में। जब कोई एक ही डाटा दे रखा है तो आपसे जरूर वो सवाल ऐसा ही पूछेगा जिसका आपको रेसिप्रोकल ज्ञात करना होगा। 12% कम हुआ है उसका उल्टा अनुपात निकाल लो, पता लग जाएगा दूसरी चीज को कितना परसेंट बढ़ाना होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप लगा लेना एक बार। जो क्वेश्चन रह गए अभी
वो आप पहले लगा लेना और पहले यही वाले सारे सवाल लगाना जो आपने क्लास में। कॉपी अटेंडेंस वाली किसके पास है? अटेंडेंस वाली कॉपी किसके पास है? अभी हो गए सबके अटेंडेंस?